जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान आपके आने वाली जो रेलवे की परीक्षा है दिसंबर में, बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन वहाँ से निकल के आता है। और सबसे पहले इसमें हम लोग शुरू करने वाले हैं जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान के अंतर्गत कोशिका, क्योंकि आपको पता होगा जो कोशिका है वो शरीर संरचना का सबसे छोटा हिस्सा होता है। तो क्यों ना हम लोग यहीं से इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले छोटा सा इंट्रो देख लेते हैं जीव विज्ञान के बारे में। जो जीव विज्ञान शब्द है आपका, वो सबसे पहले 1801 ईस्वी में ट्रिविरेनस और लैमार्क के द्वारा प्रयोग किया गया था। कई बार क्वेश्चन एसएससी और रेलवे की परीक्षाओं में आ चुका है कि जीव विज्ञान का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया था और किन वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। जीव विज्ञान को एक शाखा के रूप में अरस्तु के द्वारा प्रस्तुत किया गया सामने, क्योंकि ये आपका जो अरस्तु जी आए थे तो उन्होंने ही इसको इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले कि ये जो आपका बायोलॉजी है ये एक तरीके से एक शाखा के रूप में रखी जाए। और इसीलिए अरस्तु के इस योगदान के कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक यानी कि जीव विज्ञान का पिता बोला जाता है। ठीक है, अब कोशिका की बात करते हैं। कोशिका के अध्ययन की बात करें अगर, तो इसको साइटोलॉजी कहा जाता है। यानी साइटोलॉजी के अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। अगर कोशिका होता क्या है ये देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई भी शरीर है, तो कोई भी शरीर के बनने का सीक्वेंस क्या होता है। तो सबसे पहले आती है सेल, सेल के बाद में बनता है टिश्यू, ठीक है, और टिश्यू के बाद में बनती है मसल, और मसल के बाद में बनता है ऑर्गन। यानी कि सबसे पहले कई लाख कई करोड़ कोशिकाएं मिलकर के एक टिश्यू मतलब ऊतक, एक ऊतक का निर्माण करती हैं। और कई सारे ऊतक मिलकर के एक मसल्स मतलब किसी मांसपेशी का निर्माण करती हैं। और जब कई सारी मांसपेशी मिल जाती हैं, कई सारी मसल्स मिल जाती हैं, तो एक ऑर्गन यानी कि एक अंग का निर्माण करती हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हम किसी इंसान की एक उंगली की बात करें, तो उंगली में सबसे पहले कई सारी मसल्स होंगी, कई सारी कोशिकाएं होंगी, और उन प्रत्येक कोशिका में कई सारे टिश्यू होंगे यानी कि ऊतक होंगे, और उन ऊतकों में लाखों करोड़ों की संख्या में सेल्स होंगे। और हर सेल में उसके अलग अलग पार्ट होते हैं। चाहे हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, चाहे हम जीवद्रव्य की बात करें, चाहे हम लाइसोसोम की बात करें, तो ये सब चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। तो जीव विज्ञान जो आपका कोशिका है, एक मान लीजिए जीवन का आधार है ये। यानी कि अगर कोशिका ना होती तो आज जो है शरीर, चाहे वो पेड़ पौधे हों या मनुष्य हो, कोई जानवर हो, आज शरीर ना होते और कोशिका ना होती। ठीक, तो कोशिका कहीं ना कहीं जीव विज्ञान में बहुत बड़ा महत्व जो है अपना रखती हैं ये। अब कोशिका जो है शरीर संरचना का सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे छोटा हिस्सा होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कई सेल मिलकर के एक टिश्यू बना दिया, कई टिश्यू मिलकर के एक मसल्स बना दी, और कई मसल्स मिलकर के एक ऑर्गन यानी एक अंग का निर्माण करती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। देखो भाई, कौन कौन सी, एक तो होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकैरियोटिक। अब यहाँ से बहुत ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है कि मनुष्य के शरीर में कौन सी आपकी कोशिका पाई जाती है। अब देखो, मनुष्य का शरीर जो है वो पूर्ण विकसित होता है, और इस जो पूर्ण विकसित आपकी कोशिका है वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका जंतुओं में पाई जाती है, क्योंकि मानव जो है वो एक जंतु है। ठीक है, तो इसीलिए मानव में कौन सी कोशिका पाई जाएगी, यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, और ये पूर्ण विकसित होती है। ठीक है, तो अब ये भी याद रखिए आपकी जो पूर्ण विकसित कोशिका वो कौन सी है, आपकी यूकैरियोटिक है। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो ये विकसित नहीं होती, पूर्ण विकसित नहीं होती है, इसीलिए ये इस प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो जीवाणुओं में पाई जाती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जीवाणुओं में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो आपको बताना है कौन सी कोशिकाएं हैं ये प्रोकैरियोटिक हैं। यानी यहाँ से निकल गया जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वो अल्प विकसित या अविकसित होती हैं, पूर्ण विकसित नहीं होती हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, वो पूर्ण विकसित कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कोशिका के खोज की समय से। मैं यहाँ पे क्रोनोलॉजी समझते हैं, और वहाँ से जितने भी पॉइंट इसमें लिखे हुए सभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो आप ये महत्वपूर्ण है, आप चाहे तो आप इनको रट्टा मार लो या फिर इसको आप अपनी नोट्स में नोट कर लेना। तो बात है 1605 ईस्वी की। वहाँ पे एक वनस्पति शास्त्री थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने क्या एक प्रकार की उसके छत्ते के आकार की एक संरचना देखी, तो उन्होंने ही क्या कर दिया, पहचान लिया कि भाई ये कुछ ना कुछ तो है, आगे चल के बहुत ही बड़ा इसका काम होने वाला है। ठीक है, तो यानी कि रॉबर्ट हुक के द्वारा 1605 ईस्वी में जो आकार था मधुमक्खी के छत्ते के आकार का, उसी को कोशिका जो है कोशिका के रूप में पहचान कर ली उसकी। और बाद में क्या हुआ, 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा इसी
कोशिका के अंदर एक केंद्रक की खोज कर दी, क्योंकि केंद्रक का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण होता है किसी भी कोशिका में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जीव द्रव्य की। देखो जीव द्रव्य की खोज 1839 में की गई थी, लेकिन इस खोजकर्ता और इनके जो नामकरण के जो वैज्ञानिक है वो दोनों अलग अलग हैं, दोनों पूछे गए हैं। जीव द्रव्य की खोज कब की गई थी? 1839 में। और खोज की किसके द्वारा की थी? डुजार्डिन के द्वारा, यानी कि 1839 में डुजार्डिन के द्वारा जीव द्रव्य की खोज कर दी गई, लेकिन पुरकिंजे के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। तो दोनों साइंटिस्टों के आपको नाम बहुत अच्छे से याद रखने हैं कि जीव द्रव्य की खोजकर्ता कौन है? डुजार्डिन, और जीव द्रव्य के जो नामकरण था वो किन्होंने किया था? वो किया था पुरकिंजे ने। नेक्स्ट आता है 1888। 1888 में वाल्डेयर के द्वारा गुणसूत्रों की खोज की गई। देखो गुणसूत्र क्या होते हैं? मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो जेनेटिक रूप से आदान प्रदान होता रहता है। और ये इसकी खोज कब की थी? 1888 में वाल्डेयर के द्वारा। अब आता है 1958। 1958 में लाइसोसोम की खोज डी दुबे के द्वारा की गई थी, और इसी लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोला जाता है। अब ये देखो बोला क्यों जाता है? क्योंकि जो लाइसोसोम होता है वो कोशिका को जीवाणु और विषाणु से, यानी कि वायरस और बैक्टीरिया से बचाता है। अब बचाएगा कब? मान लीजिए आपके अंदर कोई भी वायरस इंजेक्ट होता है, कोई भी वायरस घुसता है, अगर उस वायरस की एंटीबॉडी आपके शरीर में पहले से है तो ये जो बाहर से वायरस आया है कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि अंदर इसकी एंटीबॉडी है, दोनों लड़ेगी आराम से ये, यानी कि प्लस माइनस कैंसिल, अंदर वाला प्लस है बाहर वाला माइनस है, दोनों कट के जीरो हो जाएंगे। जैसे कि आप वर्तमान में देख रहे हो जो कोरोना को लेकर के हर देश में, भारत के भी कई शहरों में एंटीजन टेस्ट हो रहा है। अब एंटीजन टेस्ट किस लिए हो रहा है? क्योंकि चेक ये किया जा रहा है कि अगर मान लीजिए आपका एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये हुआ कि आपके शरीर में कोरोना वायरस की एंटीबॉडी पहले से मौजूद हैं, और जो बाहर का कोरोना वायरस है आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको अगर हो भी जाएगा तो हल्का सा सर्दी जुकाम होगा, आराम से अंदर की जो एंटीबॉडी है वो लड़ लेंगी और बाहर वाला जो वायरस है वो खत्म हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस ये करता कौन है? ये लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम के अंदर आपका क्या होता है? हर प्रकार के वायरस बैक्टीरिया की एंटीबॉडी होती हैं। तो वो जो बाहर से कोई भी वायरस या बैक्टीरिया अटैक करेगा आपकी कोशिका में या आपके शरीर में, तो आराम से वो लड़ने लगेंगी। तो लड़ते लड़ते क्या होता है? अगर मान लीजिए बहुत पावरफुल बाहर का वायरस हुआ और अंदर के लाइसोसोम के जो आपके एंटीबॉडी वो नहीं लड़ पाई, तो लाइसोसोम खत्म हो जाता है, और वो क्या होता है? इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली बोल दिया गया, यानी कि अपने आप वो अपनी आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, और रीजन क्या है इसका? क्योंकि यह जीवाणु और विषाणु से आपके शरीर की या लाइसोसोम की रक्षा करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये ऑर्गन यहाँ से निकल के आता है कोशिका के लिए, कि जो लाइसोसोम है, तो इसको याद रखना है आपको। 1958 में इसकी खोज की गई थी, और खोज किसके द्वारा की गई थी? डी दुबे के द्वारा की गई थी। इसका उपनाम क्या है? आत्महत्या की थैली। और क्यों कहा जाता है मैंने आपको भी यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कोशिका का ये, और इसकी खोज 1890 में रिचर्ड अल्टमान के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट इसका नामकरण की बात करें, देखो खोज लिया गया था 1890 में, इसका जो नामकरण है वो मेंडा के द्वारा किया गया था। देखो खोजा किसके द्वारा गया था? वो रिचर्ड अल्टमान के द्वारा खोजा गया, और इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया? वो नामकरण मेंडा के द्वारा किया गया था। अब इसका उपनाम क्या है? इसका जो उपनाम है वो कोशिका का ऊर्जा ग्रह, यानी कि पावर हाउस बोला जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में कई प्रकार के लवक पाए जाते हैं। जैसे हम अगर पौधों की बात करें तो पौधों की जो सेल्स होती है उसके माइटोकॉन्ड्रिया में हरित लवक पाए जाते हैं पत्तों में, और वही हरित लवक अपने भोजन का निर्माण करते हैं, और जब भोजन आएगा तभी एनर्जी मिलेगी आपको। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोल दिया गया है। नेक्स्ट बात करें अगर हम कोशिका विभाजन की, ठीक, कोशिका विभाजन कैसे होता है? जो कोशिका विभाजन है इसकी खोज 1855 में वर्चो के द्वारा की गई थी, यानी कि किस तरीके से कोशिकाओं का विभाजन होता है। और ये दो प्रकार से होता है, एक होता है समसूत्री और दूसरा होता है अर्धसूत्री। अगर हम समसूत्री की बात करें तो समसूत्री विभाजन में दो समान संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, यानी कि सेम टू सेम। अगर अमरूद का पौधा है तो अमरूद का ही सेम पौधा निकलेगा अगर हम उसी फल के बीज को पृथ्वी के अंदर दबा दें। तो ये तो हो गया समसूत्री विभाजन। अगर हम यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन की बात करें तो अर्धसूत्री विभाजन जो है इसकी खोज बीजमैन के द्वारा की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखो पूरा का पूरा जो कोशिका विभाजन है वो 1855 में वर्चो के द्वारा खोजा गया।
लेकिन इसमें क्या हुआ, दो प्रकार से खोजा इन्होंने, एक समसूत्री और दूसरा अर्धसूत्री। अब अर्धसूत्री काम कैसे करता है, इसकी खोज किसने की, बीजमैन ने की थी। और इन्होंने बताया, साथ में इनके साथ दो और वैज्ञानिक थे, फार्मर और मूरे, इसका नामकरण इन्होंने किया था और बताया था कि ये फंक्शन कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं। तो यह जो आपका अर्धसूत्री विभाजन है, यह केवल जनन कोशिकाओं में होता है। जैसे अगर हम मनुष्य की बात करें तो इसमें जो भी आपका विभाजन होगा कोशिकाओं का, तो वो क्या होगा, वो आपका अर्धसूत्री होगा। यानी कि इनमें क्या चाहिए, अंडाणु और साथ में शुक्राणु चाहिए, तभी जाकर के कोई ना कोई नई कोशिका बनेगी। जैसे अगर इंसान अपना किसी बच्चे को जन्म देता है तो वो अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत आएगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे आपसे कि पौधों में किस प्रकार का विभाजन होता है, तो आपको बताना है समसूत्री विभाजन। अगर वहीं पर मनुष्यों की बात करें तो मनुष्यों में कैसा होता है, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तो ये आपका हो गया कोशिका के बारे में। तो यहाँ से जितनी भी चीज़ें हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, या तो एग्जाम में आ चुकी हैं या आने की प्रबल संभावना है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।